Very good morning, students. Let's have a fresh screen. And fresh topic. So we are starting what is called as relative motion. अगेन अपने मेडिकल बुकलेट में ये चैप्टर ऐसे सेपरेटली नहीं है, काइनेमेटिक्स के साथ ही है, बट फॉर बेटर डिटेल्ड स्टडी हम हमेशा इसको अलग से पढ़ते हैं. अब स्टूडेंट्स, व्हेनेवर द वर्ड, दोनों वर्ड को समझना पड़ेगा हमको, मोशन वर्ड एंड रिलेटिव वर्ड. मोशन ये जो वर्ड है, वी ऑलरेडी नो मोशन मतलब क्या होता है. कोई मूवमेंट होती है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से वहां जाती है, तो उसे हम मोशन कहते हैं. मोशन ये किसका अपोजिट है? रेस्ट का अपोजिट है. रेस्ट का अपोजिट है मोशन. रेस्ट वर्सेस होता है मोशन. रेस्ट मतलब आराम करना, नो मूवमेंट. बट मोशन मतलब देर इज अ मूवमेंट, देर इज अ डिस्प्लेसमेंट. रेस्ट में चीज हिलती नहीं है, मोशन में चीज हिलती है. लेकिन हमें यह भी समझना है कि जब भी मोशन होती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है वो इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट ये भी है कि कौन देख रहा है मोशन को, कौन मोशन को होते हुए देख रहा है. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. जैसे फॉर सिंपल एग्जाम्पल आपको दो, तो हमारे पास, हम जिस प्लैनेट पे है उसको अर्थ प्लैनेट बोले. अब इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर जहां पे भी अभी हम है, उस जगह पे कोई अपनी बिल्डिंग देख लीजिए, जिस बिल्डिंग में आप हो. मैं एकेडमी के बिल्डिंग में हूं अभी, आप अपने घर पे होंगे मोस्ट लाइकली. तो बिल्डिंग को देखिए, ये बिल्डिंग हिल रही है क्या? बिल्डिंग हिल रही है क्या? इज बिल्डिंग मूविंग? इज बिल्डिंग मूविंग? वेल, इन जनरली आप नो बोलते हो. इन जनरली आप नो बोलते हो. क्यों नो बोलते हो? क्योंकि आप देख रहे हो बिल्डिंग को. मैं अगर देखूंगा तो ऑब्वियसली अर्थक्वेक यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, तो मैं जिस रूम में हूँ, मेरे रूम के एडजेसेंट जो रूम है, मेरे नीचे का जो फ्लोर है, ऊपर का जो टेरेस है, ये पूरी चीज बिल्डिंग के जो सब अंदर की चीजें, वो मुझे कोई मोशन होते हुए नहीं दिख रही है ना. तो वाई बिल्डिंग विल मूव? बट अगर यही चीज आप पूछो समवन हु इज ऑन मार्स प्लैनेट, ठीक है, समवन हु इज ऑन द प्लैनेट मार्स, ओके, कोई मार्स प्लैनेट के ऊपर है, उसको आपने टेलीस्कोप दे दिया और ऐसा उसको दिख रहा है कि वो आपकी बिल्डिंग ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको क्या दिखेगा? बिल्डिंग मूव हो रही है कि स्टेशनरी है? उसको क्या दिखेगा? बिल्डिंग. उसको तो बिल्डिंग मूव होते हुए दिखेगी. उसके लिए बिल्डिंग इज मूविंग. उसके लिए टोटल अर्थ इज मूविंग. तो अर्थ के ऊपर बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग इज ऑल्सो मूविंग. आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो तो फिर फाइनल कंक्लूजन क्या है? बिल्डिंग स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, कि मोशन में है? बिल्डिंग फाइनली रेस्ट पे है कि मोशन में है?
अर्थ पर का बंदा अलग बोल रहा है, मार्स पर का बंदा अलग बोल रहा है। यस, आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। मोशन हमेशा ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। कौन देख रहा है उसके हिसाब से आंसर आएगा। अलग अलग देखने वाले होंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। yes, it depends on observer, right? It depends on observer. तो मोशन जो है इट डिपेंड्स, आप लोगों के एग्जैक्ट करेक्ट वर्डिंग में मैं लिख देता हूं, मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है। जैसे कि दूसरा फेमस एग्जांपल किसी भी बुक में दिया होता है कि आप जब ट्रेन से जाते हो, व्हेन वी गो इन अ ट्रेन, तो ट्रेन की बोगी के आगे, बोगी लगी हुई होती है। आगे, सबसे आगे इंजन होगा और ट्रेन को बहुत सारी विंडोज होगी। आप एक विंडो सीट से झांक के देखते हो बाहर, एक विंडो सीट से आप बाहर झांक के देखते हो फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। ओके, फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। तो आपको यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हैं, ट्रीज है, यू फील लाइक दे आर गोइंग बैक। ओके, सो फॉर यू दे आर मूविंग बैकवर्ड्स। ओके, हालांकि जो पर्सन वहां पे है, खेत में काम कर रहा है, ट्रीज के पास खेत में काम कर रहा है, उसके लिए दैट ट्री इज स्टेशनरी, उसके लिए दैट ट्री इज स्टेशनरी, बट फॉर यू ट्री इज मूविंग बिहाइंड, because you are moving ahead in the train. So for you feel like trees are going back, everything is going back. जो भी आपको ग्राउंड पे दिखता है ना, that all appears to move back. Whichever is stationary thing on the ground, for you it is moving behind, है ना, for you it is moving behind. So with respect to you, with respect to observer in the train, the tree is moving behind. So it all depends on the observer. It all depends on the observer. Okay? तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई चीज हमेशा परमानेंटली परफेक्ट रेस्ट पे है या परफेक्टली हमेशा मोशन में है, ऐसा कभी नहीं होता। कोई चीज किसी के हिसाब से रेस्ट पे होगी तो किसी के हिसाब से मोशन में होगी, किसी के हिसाब से रेस्ट में होगी तो किसी के हिसाब से मोशन में होगी। तो अब ये तो हमने बोली भाषा में लिख दिया। अब मैं आपको जो थ्योरी लिखा के दे रहा हूं, प्रॉपरली थ्योरी लिखा के दे रहा हूं, एज इन प्रिंटेड थ्योरी के जैसे। जस्ट गिव मी सम टाइम, थोड़ा सा हम फॉन्ट एडजस्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको लिखने को बोलता हूँ। जस्ट एडजस्ट द फॉन्ट एंड कलर। Just give me some time, students.
वी आर फर्स्ट टाइम यूजिंग टेक्स्ट ऑन दिस, सो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। एक बार इसका सेटिंग फिक्स कर देते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं। ये इतना फॉन्ट दिख रहा है सबको बेटा? ये जो मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, दिस मच फॉन्ट एवरीबडी इज एबल टू सी? यस, चलो ठीक है, तो यही सेटिंग रखेंगे। यस, तो सबसे पहले हमने लिखा आज, समझा कि मोशन जो है इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, ऐसे मैंने लिखा था कि मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। तो फाइनल हमारा स्टेटमेंट क्या है कि मोशन दोनों चीजें पे डिपेंड करते हैं, इट्स अ कंबाइंड प्रॉपर्टी। किन चीजों की? तो दो चीजें, ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, एक चीज है ऑब्जेक्ट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, एज वेल एज ऑब्जर्वर। तो दो लोग हैं, एक तो ऑब्जेक्ट है जिसकी मोशन होने वाली है, एंड दूसरा है ऑब्जर्वर। तो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर ऐसा बोलना चाहिए। ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड करता ही है, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। अगला स्टेटमेंट लिखिएगा, उसके आगे नीचे या आगे ऐसा लिखिए, नीचे लिखेंगे तो भी चलेगा। देर इज नो सच थिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। लिखना शुरू कर दीजिए बेटा मेरे साथ साथ ही है। There is no such thing like absolute motion or absolute rest. लिखिए, there is no such thing like absolute motion or absolute rest. उसके नीचे लिखिए रेस्ट और मोशन, इसी का मतलब है रेस्ट और मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, इज ऑलवेज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब अपोजिट ऑफ एब्सोल्यूट, रिलेटिव मतलब अपोजिट ऑफ एब्सोल्यूट। ओके, यहाँ पे जो रिलेटिव वर्ड है इट इज अपोजिट ऑफ एब्सोल्यूट। आपल्या साध्या भाषेत समजावायचं झालं तर रिलेटिव्ह शब्द म्हणजे, रिलेटिव्ह कोणाला आठवतंय मराठी शब्द रिलेटिव्हचा? इथे रिलेटिव्ह म्हणजे नातलग नाही, that is a different meaning of the word relative, but similar to that. Do you know relative word? बदलता हुआ? नहीं, बदलता को चेंजिंग बोलेंगे, बदलता मतलब चेंजिंग। तो हिंदी या मराठी में रिलेटिव को कोई एक शुद्ध शब्द है, किसी को ध्यान आ रहा है? सिमिलर? नहीं, सिमिलर भी नहीं, ना ना, नॉट रियली। संबंधित, ये संबंधित वाला जो हो गया रिलेटिव, ये वही नातलग वाला है ना, रिलेशंस वाला हो गया। तो चलेगा, संबंधित मतलब ठीक है, संबंधित इज लाइक थोड़ा बराबर शब्द है। एक बहुत तुलनात्मक, तुलनात्मक मीन्स कंपेरेटिव। ओके, यस, दैट ऑल्सो वर्ड यहाँ पे थोड़ा फिट होता है। बिल्कुल, आप लोग के बोले हुए बहुत सारे वर्ड ना उससे थोड़े थोड़े मैच होते हैं। बहुत शुद्ध शब्द अगर मैं आपको बताने जाऊं तो इट इज सापेक्ष। रिलेटिव मीन्स सापेक्ष। ऐकलाय हा शब्द मराठीमध्ये? सापेक्ष हा शब्द ऐकलाय का मराठीमध्ये?
त्याच्या विरुद्धार्थी राहील निरपेक्ष. निरपेक्ष जास्त शुद्ध शब्द झाले, म्हणून मला वाटतं मला या शब्दांनाही समजवायला लागणार आहे. ओके, तर देखो, स अपेक्ष मतलब क्या होता है? दिस इज लाइक अपना मराठी ग्रामर हो जाएगा अब यहाँ पे. एवरीबडी नोज ईक्ष मतलब. ईक्ष मतलब क्या होता है? डू यू नो? ईक्ष मतलब क्या होता है? माय गॉड, मुझे लग रहा है यहाँ मेरी मराठी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है, बिकॉज मैंने पार्शियली मराठी मीडियम में पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड तक. ईक्ष मतलब सच में किसी को नहीं पता? कोणालाच मराठी बोलणाऱ्यांना ईक्ष शब्दाचा अर्थ नाही माहिती? ओ माय गॉड. सो जिनकी संस्कृत गुड है उनको तो आना चाहिए, वो संस्कृत से ही वर्ड आया है. बाप रे. चलो, आपके लिए एक बार आपको गूगल, हाँ, आप तुमच्यासाठी ना एकदा मी स्क्रीन ही अनशेअर करून आय विल ओपन द गूगल अँड एक्सप्लेन यू समथिंग. आता कधी पण तुम्हाला असं अडलं ना, तर हे माझ्यासारखं तुम्ही गूगल यूज करून घ्यायचं, सो दॅट यू विल गेट लॉट ऑफ डिटेल्स हियर. ये तो इश्क पे चला गया. ओ माय गॉड, मैं क्या सर्च कर रहा है, ये क्या समझ रहा है? हाँ, सेकंड वाला सही है. थिंग्स हॅपन फनी. सो ईक्ष या शब्दाचे मराठी अर्थ आय होप आपल्याला सापडतील या पेज वरती. नहीं, मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे नहीं मिल रहा है. एक आधा अच्छा वेबसाइट ढूंढते हैं. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको ढूंढ के. ये वाला वेबसाइट देखिए. Yeah, this is correct. This is perfect website. wisdomlib.org, ये वेबसाइट ध्यान रखना. इस पे बहुत अच्छे सिनोनिम्स आपको कई बार मिलते हैं, स्पेशली संस्कृत रूट वाले वर्ड्स के. तो ईक्ष मीन्स टू सी, टू behold, टू व्यू, टू परसीव, टू ऑब्जर्व. इन अनदर वर्ड्स, बेस्ट अपने लिए वर्ड है ऑब्जर्व. अब किसी को ध्यान है संस्कृत में अक्ष शब्द होता है, आंखों को अक्ष बोलते हैं. Eyes is also called as aksh, right? Akshu, chakshu actually. Chakshu is also a word for eyes, right? So iksha is a similar word root जो कि seeing के बारे में है, observing के बारे में है. Okay? तो when you say सापेक्ष, that means सापेक्ष का वर्ड टू वर्ड ऐसा आ जाएगा कि स मतलब विथ, राइट? स मतलब विथ. तो सापेक्ष मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. विथ रिस्पेक्ट टू देखने वाला, जो देख रहा है, जिसकी आंखों से देखा जा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में. स मतलब उसके साथ, विथ. तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. तो रिलेटिव मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होगा. और निरपेक्ष, नी मतलब इट इज लाइक, इट्स लाइक विदाउट. ओके, विदाउट एनी ऑब्जर्वर, आई मीन विदाउट का मतलब है यहाँ पे, विदाउट मतलब नो नीड ऑफ, नो नीड ऑफ एनी ऑब्जर्वर. नो नीड ऑफ एनी ऑब्जर्वर. तो कोई चीज एब्सोल्यूट होती है मतलब इट इज समथिंग लाइक, देखो एब्सोल्यूट वर्ड इज समथिंग लाइक यूनिवर्सल, कि भाई दुनिया में कोई भी देखेगा तो वो चीज अगर सेम दिखती है तो आप उसको एब्सोल्यूट बोलेंगे.
दुनिया में कोई भी पर्सन देखता है, अगर वो सेम है तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम जो बातें कहते हैं उसमें भी सच्चाई होती है, तो कोई सच्चाई यूनिवर्सल सच्चाई होती है और कोई सच्चाई रिलेटिव सच्चाई होती है। समझ रहे हो क्या? जैसे कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स डाई, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज डेथ। ओके, ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, ये हो गया एब्सोल्यूट ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई भी देखे दुनिया में, कब भी आए वो है ना, 2000 साल पहले पैदा हुआ होगा पर्सन, या आज का है या आगे होगा, इट्स अ फैक्ट कि एवरी ह्यूमन बीइंग डाइज, इट्स मॉर्टल। तो ये हो गई एब्सोल्यूट फैक्ट। लेकिन दिन में हम जो रोज बोलते हैं, जैसे कि वी से कि सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इन वन सेंस ये ग्लोबल ट्रूथ हो गया। इन द सेंस अर्थ पे कहीं पे भी जाएंगे तो सन राइजेस इन द, जिस डायरेक्शन है उसको हम ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे, सन राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन ऐसा बोलेंगे। लेकिन ये अर्थ पर से हो गया, ये अर्थ पर से हो गया। अगर मैं खुद एबिलिटी और मैं खुद सन पे जाऊं तो क्या मुझे सन पर से सन राइज हुए दिखेगा? दिखेगा क्या? मेरे लिए तो सन मूव ही नहीं होगा। सन विल नेवर मूव, sun will never rise, sun will never set, sun will always exist because I will be on the sun। समझ रहे हो? तो वो इन दैट सेंस इट्स नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि सन राइजेस इन द ईस्ट। अर्थ वाले लोगों के लिए ठीक है, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, बट ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, तो ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। मैं सन पे भी चला जाऊंगा तो मेरे लिए डेथ एक्सपायरी डेट लिखी होगी कहीं ना कहीं, लाइक दैट। तो हर बात रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट इज समथिंग लाइक आइडियल, पूरी दुनिया में सेम है। तो यह वर्ड हम क्या बोल रहे हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे 4 ऑप्शंस वाले नीट पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसकी अच्छी थेरी एनसीईआरटी में, स्टेट बोर्ड में भी है। मैं आपको होमवर्क में पढ़ने को बोल दूंगा। अभी मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाए। तो आपको समझना है कि एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती और एब्सोल्यूट मोशन भी नाम की कोई चीज नहीं होती। दुनिया में सोच के देख लो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमेशा मूविंग है विथ रिस्पेक्ट टू एवरीवन, या ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एवरीवन फॉर एवर रेस्ट पे है। ऐसा कुछ नहीं होता। देर इज नो सच थिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट। किसी को कोई ऑब्जेक्शन इस बात पे? कुछ भी इमेजिन करके देख लो आप, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया वायरस लेवल से लेके तो मैक्रोस्कोपिक प्लैनेट्स तक, कुछ भी सोच के देख लीजिए। देर इज नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो हमेशा रेस्ट पे है हर एक के हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ऑलवेज, हमेशा रेस्ट पे या हमेशा मोशन में। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। अर्थ, अर्थ हमेशा मोशन में है क्या? नहीं ना। अर्थ इज नॉट ऑलवेज इन मोशन, अर्थ इज नॉट ऑलवेज इन मोशन। इन द सेंस यू आर सेइंग अर्थ इज इन मोशन, दैट मीन्स आप अर्थ के बाहर जाके देख रहे हो तो आपको अर्थ मोशन में दिखेगी। बट डू यू नो, अर्थ के बाहर जाके भी कई चीजें हैं जहां से अर्थ हिलती नहीं है, अर्थ डज नॉट मूव। जैसे देर इज अ सैटेलाइट कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ओके, अर्थ से करीब 40,000 किलोमीटर ऊपर, हम ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब वो ऐसे सैटेलाइट है जहां पर से आपको अर्थ हिलते ही नहीं दिखेगी। अगर एक सैटेलाइट बारामती के ऊपर लॉन्च किया तो उस सैटेलाइट पर से हमेशा बारामती सेम जगह पे दिखेगा, अर्थ पर की कोई भी चीज नहीं हिलेगी। दे आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। And we ourselves are best examples of observers who will say कि earth is not moving। हमारे लिए earth is not moving, with respect to us earth is never moving। हाँ, when we are moving then हमें लगता है कि ground का कोई part, but मैं अगर एक जगह पे बैठा हूँ, एक जगह पे खड़ा हूँ earth पे, तो for me earth is not moving at all। तो you cannot say कि earth is moving। ऑलवेज एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है। अर्थ इज नॉट इन एब्सोल्यूट रेस्ट, अर्थ इज नॉट इन एब्सोल्यूट मोशन। हाँ, रिलेटिव टू सम पीपल समटाइम अर्थ इज इन रेस्ट, रिलेटेड टू सम पीपल समटाइम्स अर्थ इज इन मोशन। तो उसको दोनों चीजें है, तो रिलेटिव है, ऑब्जर्वर के हिसाब से हो गया, एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसे किसी भी चीज का, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, somebody is talking about the universe। ओके,
तो यूनिवर्स का एक्सपांशन हो रहा है, ये बात सच है, यूनिवर्स का एक्सपांशन हो रहा है, ये बात सच है। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि यूनिवर्स इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू एवरीवन? नहीं। कुछ लोगों के हिसाब से यूनिवर्स का कुछ पार्ट जो होगा वो रेस्ट पे रहेगा हमेशा, कुछ पार्ट मोशन में रहेगा, कुछ पार्ट रेस्ट पे रहेगा, कुछ पार्ट मोशन में रहेगा। तो पूरा यूनिवर्स के तो अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, तो यूनिवर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स है, तो कुछ पार्ट रेस्ट पे रहेगा, कुछ पार्ट मोशन में रहेगा। तो क्या एब्सोल्युटली यूनिवर्स इज मूविंग कह सकते हैं? नहीं। एब्सोल्यूट रेस्ट भी नहीं कह सकते, एब्सोल्यूट मूविंग भी नहीं कह सकते, किसी भी चीज के बारे में नहीं कह सकते। इट इज ऑलवेज रिलेटिव। यूनिवर्स में अलग अलग गैलेक्सीज है, हमें पता नहीं कि कौन से गैलेक्सी के हिसाब से हो सकता है कि यूनिवर्स का कौन सा पार्ट एकदम रेस्ट पे लगता हो, लेकिन एक गैलेक्सी के हिसाब से दूसरी गैलेक्सी मूविंग हो सकती है ना, तीसरी गैलेक्सी मूविंग हो सकती है। सो इट्स ऑल रिलेटिव टू ईच अदर, इट्स ऑल रिलेटिव टू ईच अदर। ओके, ये हुआ कॉन्सेप्चुअल पार्ट। अब आते हैं मैथमेटिकल पार्ट पे। इतना सिंपल चीज आपने लिख लिया, तो अब आते हैं मैथमेटिकल पार्ट पे। अब मोशन आ गई, और मैथमेटिकल पार्ट में आपको नेचुरली तीन चीजें आएगी, तीन चीजें आएगी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो आई विल नाउ राइट डाउन द हेडिंग कॉल्ड एज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। आप थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे पेज कंप्लीट लिखने दीजिए, फिर आप लिखना। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये पहला हेडिंग मुझे लिखने दीजिए और आपको समझाने दीजिए। मान लीजिए दिस इज, हियर इज पर्सन ए एंड हियर इज पर्सन बी। ठीक है, दो लोग है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। ओके, अब पर्सन ए और बी में डिस्टेंस, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कोई वैल्यू लेने के लिए, लेट अस से 10 मीटर डिस्टेंस है। 10 मीटर डिस्टेंस है राइट नाउ, इस तरीके से अलोंग एक्स एक्सिस, दिस डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस। अब ए पर्सन की इच्छा हुई थोड़ा मुझे आगे जाना है, तो ए पर्सन गोज अहेड। ओके, तो ये मैं आपको इनिशियल पोजीशंस दिखा रहा हूं, और ये मैं आपको फाइनल पोजीशंस दिखा रहा हूं। फाइनली पर्सन ए थोड़ा सा आगे आ गया, कितना आगे आया वो मैं दिखा रहा हूं, 2 मीटर्स आगे आया हुआ है। ओके, लेकिन बी पर्सन भी उतने टाइम में थोड़ा आगे चला गया, कितना आगे चला गया, तो 5 मीटर्स आगे चला गया। तो दोनों की मैं आपको इनिशियल पोजीशन दिखा रहा हूं और फाइनल पोजीशन आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन ए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन ए टाइप करके बताइए, वेक्टर नोटेशन है। ओके, मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हम हमेशा आई कैप लेते हैं। तो मुझे अच्छे से आंसर बताइए कि इनिशियल से फाइनल में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन ए, एस बार ए को मैंने क्या लिखना चाहिए? बहुत खूब, परफेक्ट आंसर, 2 आई कैप लिखना चाहिए। 2 आई कैप लिखना चाहिए, यूनिट मीटर होगा। 2 मीटर आई कैप लिखिए या 2 आई कैप लिखने के बाद मीटर यूनिट लिखिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तो मैं यूनिट को बाद में लिख रहा हूं, तो 2 आई कैप मीटर इस यूनिट में हुआ। अच्छा, what about S bar of B? What about S bar of B? 5 I cap meters, 5 I cap meters। ठीक है, 5 I cap meters। अब मुझे बताइए अनदर थिंग, कि इनिशियली ए और बी का डिस्टेंस मैंने 10 दे के रखा है। आप अपना कैलकुलेशन पावर यूज करिए, आप अपना मैथमेटिकल इमेजिनेशन कैलकुलेशन सब यूज करिए, और मुझे बताइए कि फाइनल पोजीशन में ए और बी के बीच में का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ये क्वेश्चन मार्क का आंसर बताइए निकाल के मुझे, कितना डिस्टेंस है ए और बी के बीच में? देखिए, अपना पूरा मैथ्स यूज कीजिए, सिंपल सी ज्योमेट्री और सिंपल सा कैलकुलेशन यूज कीजिए, और फाइनल ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, इस चीज का मुझे जवाब दीजिए, ये क्वेश्चन मार्क का मुझे जवाब दीजिए।
ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, तो कोई वेक्टर नोटेशन नहीं, बस डिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा हूँ, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ मैं। 13 मीटर डिस्टेंस है, ये भी सब लोग मानते हैं, 13 मीटर डिस्टेंस है, सही है, 13 मीटर है, परफेक्ट। अच्छा, तो पहले देखिए, अगर मैं ऑब्जर्वर ए बनता हूं, अगर ए को हम बोल देते हैं ऑब्जर्वर, ए पर्सन इज ऑब्जर्वर, एंड बी जो है उसको ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, बी भी इंसान हो सकता है, बट वो ऑब्जेक्ट इन द सेंस उसको हम देख रहे हैं। तो हम ए पे हमारी आंखें हैं, हम खुद ए है ऐसा भी आप मान सकते हैं, और हम बी को देख रहे हैं। तो फर्स्ट बी था 10 मीटर आगे, लेकिन अब बी हो गया 13 मीटर्स आगे, है ना। पहले बी था 10 मीटर आगे, और अब है 13 मीटर आगे। तो ये 10 से 13 का जो डिफरेंस है, इसको क्या कहेंगे? 10 से 13 हुआ, इनिशियली 10 आगे था, अब 13 हो गया, तो 10 से 13 मतलब 3 बढ़ गया। तो ये 3 वैल्यू क्या है, मुझे बताइए। जो 10 से 13 होने का 3 मीटर है, इस 3 मीटर को क्या कहना चाहिए? ये 3 मीटर को क्या कहना चाहिए? वेरी गुड, दो अलग अलग जवाब आए हैं, दोनों जवाब बिल्कुल सही है। इसे हमने कहना चाहिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो जो चीज पहले थी 10 मीटर, जो चीज पहले थी 10 मीटर, तो 10 मीटर से 13 मीटर हो गया, 10 मीटर से 13 मीटर हो गया, मीन्स इंक्रीज बाय 3 मीटर हो गया, इंक्रीज बाय 3 मीटर, इनका डिस्टेंस 3 मीटर से बढ़ गया। इसको कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। एंड समवन एल्स हैज गिवन द प्रिसाइज आंसर कि किसकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रिलेटिव बोला मतलब ऑब्जर्वर के हिसाब से होगा, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, क्योंकि बी को देख रहे हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या है? ए इज ऑब्जर्वर। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब है ए इज ऑब्जर्वर, देखने वाले के हिसाब से दुनिया होगी। दुनिया हमेशा देखने वाले के आंखों पे, देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करेगी। जब ए देख रहा है, तो बी ने 3 मीटर आगे गया, ठीक है। बी कितना आगे गया? 5 मीटर की 3 मीटर? वैसे देखने में तो वी हैव रिटन कि बी गया 5 मीटर आगे, है ना। बी का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, ठीक है। तो कोई बताएगा ये बी का डिस्प्लेसमेंट फिर 5 मीटर किसके रिस्पेक्ट में है? 5 मीटर किसके रिस्पेक्ट में है? 5 मीटर बी का डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में है फिर? खुद के इनिशियल पोजीशन के हिसाब से है, ठीक है, खुद के इनिशियल पोजीशन के हिसाब से है। या तो मैं ऐसा बोलूं, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसा चलेगा। हाँ, क्योंकि हम पूरी चीज प्लेनेट अर्थ पे ले रहा हूं, okay? मैं पर्सन ए भी दोनों अर्थ के ऊपर ले रहा हूं, तो अर्थ के हिसाब से वो 5 मीटर आगे चला गया बी, लेकिन ए के हिसाब से 5 मीटर आगे नहीं चला गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है वो 5 मीटर नहीं है, वो सिर्फ 3 मीटर है। तो इसका नोटेशन पे अब हम आते हैं, इससे कहते हैं एस बार ऑफ बी कॉमा ए, एस बार ऑफ बी कॉमा ए, इसका आंसर है 3 मीटर्स इन आई कैप डायरेक्शन। okay? ये इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट में आप देख सकते हो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ऑफ बी, ऑफ बी और कॉमा करके ए लिखेंगे, इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का आंसर यहाँ पे है 3 मीटर्स आई कैप, जो कि आपने किया 5 - 2 करके भी आप कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला है एस बार बी माइनस एस बार ए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये आंसर है 5 आई कैप मीटर्स, ये आंसर है 2 आई कैप, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको 3 आई कैप आंसर मिल रहा है। okay?
तो इस पेज पे बॉक्स करने लायक बात क्या है? असली में बॉक्स करने लायक बात है जो मैंने अभी अभी ब्लू कलर में लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। एंड सिमिलरली, रुक जाइए, पेज अब लिखना शुरू मत कीजिए। जैसी बात डिस्प्लेसमेंट की है बच्चों, वैसी ही बात वेलोसिटी की होगी और वैसी ही बात एक्सेलरेशन की होगी। कभी कोई आपको रिलेटिव वेलोसिटी पूछता है या रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछता है तो आपको सेम टाइप से फॉर्मूला यूज करना है। मतलब क्या? अगर somebody asks you velocity of b with respect to a, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? velocity of b माइनस velocity of a। अगर कोई पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो फॉर्मूला बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। इन फॉर्मूले को भी हम करेंगे बॉक्स। ध्यान रखना हमेशा कि जो ऑब्जर्वर है उसका पहली टर्म आती है, सॉरी, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं बी, बी की वेलोसिटी या बी का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो पहले आएगा, और अगर ए ऑब्जर्वर है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। ऑब्जर्वर वाली टर्म हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, ये इसको आपको याद रखना है। बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, मतलब ए ऑब्जर्वर है, तो ए वाली टर्म हमेशा सब्ट्रैक्शन में रहेगी, ए वाली टर्म हमेशा सब्ट्रैक्शन में रहेगी। ये तीनों फॉर्मूला में ए जो है ये ए पर्सन को हमने ऑब्जर्वर बनाया हुआ है। अब लिख लीजिए, यहाँ कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। अभी मैंने तो सिर्फ आई वाला एग्जांपल शुरू में इजीली समझाया है, बट बात सही है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। हम आगे और अच्छी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग डायरेक्शन के, तो कोई भी आई कैप, जे कैप, के कैप, हर चीज हो सकती है आंसर में। ये हमने एक इजी एग्जांपल लिया है, सिर्फ एक्स एक्सिस वाला शुरू में। Yes, in these three formula, A is observer. कॉमा करके जो लिखा हुआ होता है वो ऑब्जर्वर होता है। बी कॉमा ए लिखा है तीनों फॉर्मूला में, तो बी को देखा जा रहा है,
विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए इज ऑब्जर्वर। बी को देखा जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी कॉमा ए का मतलब बी को देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए इज ऑब्जर्वर इन ऑल दीज थ्री फॉर्मूले। चलिए एक क्वेश्चन करते, इजी सिंपल सा एक क्वेश्चन करते। डायग्राम ऑब्जर्व करने को हमें बोला जा रहा है जहां पे टेक पॉजिटिव डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट, राइट साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, नेचुरली निगेटिव होगी लेफ्ट साइड की डायरेक्शन। फाइंड क्या क्या बोला है देखो, बी एक्स बी है। अब एक्स वर्ड से आप क्या समझ रहे हो, टेल मी। एक्स वर्ड, एक्स एक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि एक्स वर्ड किस चीज को डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन डिनोट कर रहा है कि वेलोसिटी डिनोट कर रहा है कि क्या चीज डिनोट कर रहा है, बताइए। यस, जनरली हम एक्स वर्ड पोजीशन के लिए डिनोट करते हैं, जो कि काफी डिस्प्लेसमेंट वर्ड से मिलता जुलता है। तो किसी ने डिस्प्लेसमेंट भी बोला तो मैं उससे कोई मतलब एग्जैक्टली वो गलत नहीं होगा, ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है यहाँ पे। यस, एक्स इज डिनोटिंग पोजीशन, एक्स इज डिनोटिंग पोजीशन। अच्छा, अगर एक्स इज डिनोटिंग पोजीशन तो एक्स बी ए का मतलब क्या होगा, एक्स बी ए का मतलब क्या होगा, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ क्या होगा, बोलो पोजीशन ऑफ क्या होगा, एक्स बी ए का मतलब क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, करेक्ट, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू। अच्छा, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब ए इज ऑब्जर्वर, ए इज ऑब्जर्वर, राइट, ए इज ऑब्जर्वर। तो चलो ए के जगह जाके बैठ जाओ, एक ही आंखों से देखेंगे तो बी कहां पे है, राइट में है कि लेफ्ट में है, बी राइट में है कि लेफ्ट में है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के हिसाब से बी कहां पे है, 4 मीटर राइट पे है, 4 मीटर्स राइट में है, राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन को लिखेंगे पॉजिटिव से, राइट डायरेक्शन को लिखेंगे पॉजिटिव से। तो जब हम आंसर्स लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज दैट इज एक्स बी ए, इसका आंसर क्या लिखेंगे, +4 लिखेंगे। कोई आई कैप वगैरह की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव निगेटिव सेंस बता दिया है, तो सिर्फ +4 मीटर ऐसा आंसर बताना काफी है और सही है। प्लस डिनोट्स की इट इज टूवर्ड्स द राइट। ओके, चलो अब बताइए दूसरे का जवाब बताइए, एक्स सी ए का जवाब बताइए, एक्स सी ए का जवाब बताइए, क्या लिखूंगा मैं, एक्स सी ए का जवाब बताइए क्या लिखूंगा मैं, +10 मीटर, +10 मीटर, गुड, क्योंकि ए के हिसाब से सी 10 मीटर राइट में है तो +10 मीटर। चलो ऐसे आप पांचों कंप्लीट कीजिए, आप लोग भी डायग्राम निकालिए, लिख लीजिए क्वेश्चन, डायग्राम निकालिए और पांचों चीजें कंप्लीट कीजिए। कुछ आंसर्स पॉजिटिव आ सकते हैं, कुछ आंसर्स निगेटिव भी आ सकते हैं, हम सभी आंसर्स एक साथ आपके चेक करेंगे बाद में। आप लोग डायग्राम निकालने का कष्ट उठाइए अभी। तीसरे सवाल में देखना, तीसरे सवाल में C विथ रिस्पेक्ट टू B हो गया, तो अब अपना ऑब्जर्वर बदल गया,
विथ रिस्पेक्ट टू बी आ गया, मतलब आपका बी बन गया ऑब्जर्वर उस केस में। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको आंसर्स थोड़े से बदलेंगे आपके, ध्यान से देखिएगा। यस, बहुत अच्छे। थर्ड का आंसर +6 मीटर, ऐसा कई लोग बोल रहे हैं, मानता हूं मैं, ये 3 आंसर्स करेक्ट है। okay? आगे भी कोशिश कीजिए, सब लोग करिए, कंप्लीट कीजिए अच्छे से। यस, करीब करीब सभी के जवाब बिल्कुल सही है। जिन जिन 8-10 स्टूडेंट्स ने अभी तक जवाब दिए हैं, सही जवाब है सबके। तो क्या अगले आंसर्स निगेटिव आ रहे हैं स्टूडेंट्स? चौथा पांचवा आंसर क्या निगेटिव आएगा, क्योंकि लेफ्ट में है। ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लेफ्ट में है, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लेफ्ट में है, तो वो जवाब आ रहा है -4 मीटर्स। और ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो सी के हिसाब से भी ए लेफ्ट में है, तो वो आ रहा है -10 मीटर्स। -4 मीटर्स एंड -10 मीटर्स। अच्छा, कुछ ऑब्जर्व कीजिए तो आंसर्स में आपको कोई चीज ऑब्जर्व हो रही है क्या? देखो, एक आंसर +4 है तो एक आंसर -4 भी है। कौन से आंसर एक दूसरे का अपोजिट आया, देखिए तो कौन सा आंसर एक दूसरे का अपोजिट आया एग्जैक्टली? बी विथ रिस्पेक्ट टू ए और ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का आंसर अपोजिट आया, ये तो एक्सपेक्टेड है ना स्टूडेंट्स? इजंट इट एक्सपेक्टेड? क्यों ये अपोजिट आया? क्योंकि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो इट इज पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, और पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी करेंगे तो इट इज लाइक पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। तो नेचुरली ये चीज और ये चीज, दे आर निगेटिव ऑफ ईच अदर, निगेटिव ऑफ ईच अदर। निगेटिव मतलब अपोजिट साइन, एग्जैक्टली अपोजिट साइन हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट एग्जैक्टली अपोजिट साइन हो जाएगा। ये नेचुरल है, आना ही चाहिए, इसलिए एक आंसर +4 मीटर, एक आंसर माइनस। यस, वेरी गुड, ऐसा ही ऑब्जर्वेशन आएगा सी और ए के बारे में भी। एक का आंसर +10 आ रहा है, एक का आंसर -10। क्यों? क्योंकि एक बार सी विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछा है, एक बार ए विथ रिस्पेक्ट टू सी पूछा है, तो एग्जैक्टली निगेटिव ऑफ ईच अदर आना ही चाहिए। गौरव क्या पूछ रहे हैं सर, A to C इज राइट और लेफ्ट? गौरव तेरी वर्डिंग ही गड़बड़ हो गई। अब A to C ऐसे कोई वर्डिंग ही नहीं है हमारे पास। A to C, A to B, B to C, C to A, ऐसी कोई वर्डिंग नहीं है। वर्डिंग है कौन विथ रिस्पेक्ट टू कौन। तो तूने पूछना चाहिए एक तो A विथ रिस्पेक्ट टू C पूछ, या तो C विथ रिस्पेक्ट टू A, ऐसा वर्डिंग है। तो तू क्या पूछना चाह रहा है, किसके रिस्पेक्ट में क्या पूछना चाह रहे हैं? ए विथ रिस्पेक्ट टू सी का मतलब सी ऑब्जर्वर हुआ, तो सी देखेगा तो सी की आंखों से ए कहाँ रहेगा, लेफ्ट की राइट? अब तू ही बता। सी की आंखों से देखेगा तो लेफ्ट की राइट, ए कहाँ पे है? बस करेक्ट आंसर है, ए विथ रिस्पेक्ट टू सी लेफ्ट है, बिल्कुल सही है। क्लियर एवरीवन ना? नोटेशन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट्स। अब डिस्प्लेसमेंट का हो गया, अब वेलोसिटी का क्वेश्चन लीजिए।
दिस इज द क्वेश्चन। दो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ए मूव हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, और बी की स्पीड ज्यादा है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, डायग्राम उन्होंने दी नहीं है, डायग्राम हमने बनाई है कि मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए बनाई है डायग्राम, समझाने के लिए कि दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट। एक 5 मीटर पर सेकेंड, एक 20 मीटर पर सेकेंड। पहला सवाल, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या बनेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन मानी है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के हिसाब से वी बी अगर जा तो वी बी को लिख सकते हैं +20। ठीक है, और वी ए को क्या लिखेंगे? वी ए को लिखेंगे +5। वी ए को लिखेंगे +5। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? यस, आपका आंसर आ रहा है +15 मीटर पर सेकेंड। पहले का जवाब +15 मीटर पर सेकेंड। लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। दो आसान शुरुआत है, बट शुरू शुरू में ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। लिख लीजिए इतना। दूसरे का भी जवाब आप लोगों का आ गया होगा, आई बिलीव। करेक्ट। अगेन ये दोनों आंसर एक दूसरे के एग्जैक्ट निगेटिव आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड है हमें। और इस चीज को भी आपने, इस चीज को तो बॉक्स ही कर लीजिए, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी पे ही आप हमें मैक्सिमम सवाल पूछेंगे। भले क्वेश्चन चैप्टर का नाम रिलेटिव मोशन दिया है, तो कहीं कहीं पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन काम आएगा, बट मैक्सिमम जगह पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी काम में आने वाली है। तो इस चीज को बॉक्स करके याद कर लीजिए। सिंपल फैक्ट कि ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये एक दूसरे का एग्जैक्ट निगेटिव होगा। एग्जैक्ट एक दूसरे का निगेटिव होगा, मतलब अपोजिट होगा। एक का आंसर प्लस है तो दूसरे का माइनस है, पहले का माइनस है तो दूसरे का प्लस है। कोई भी इसमें से प्लस होता है, हो सकता है तो दूसरा माइनस हो जाएगा, या पहला माइनस हुआ तो दूसरा प्लस हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू लिटिल बिट टफर क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इससे। लीजिए, ट्राई दिस। इसमें मैं आपको कोई हिंट नहीं दूंगा, मैं आपसे जवाब एक्सपेक्ट करूंगा। दो सवाल है, डायग्राम निकालिए और दोनों सवालों के जवाब फाइंड कीजिए। कॉमा कॉमा करके मुझे दोनों के एक साथ जवाब, सही जवाब बताइए। उन्होंने कोई साइन कन्वेंशन नहीं लिया है, तो मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूं। राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए और सॉल्व कीजिए।
मतलब यहाँ पे VA हो जाएगा +10 मीटर पर सेकेंड और VB हो जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड। और अब आपको निकालने बोला है VAB और VBA। मैक्सिमम जवाब गलत है अभी तक के। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, सही है सही है सही है। मैक्सिमम जवाब अभी तक के गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो पहला वाला जवाब आपका पॉजिटिव आएगा। सो दिस आंसर विल बी VA माइनस VB। दूसरा आंसर विल बी VB माइनस VA। वैल्यूज आप पुट करके सीधा सीधा आपका आंसर आएगा 10 माइनस -12 मतलब +22 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे वाले का जवाब -12 माइनस ऑफ +10 दैट इज -22 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग भी आपको समझ आ रहा है क्या? फॉर्मूला भी समझना चाहिए और रियल मीनिंग भी समझना चाहिए। रियल मीनिंग इसका क्या है, देखिए दोनों जवाबों का देखिए, लिख लिया होगा तो मेरे सामने देखिए, स्क्रीन के सामने देखिए। मतलब पहला सवाल है ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी ऑब्जर्व करेगा, तो बी को बी के हिसाब से मतलब बी की आंखों से देखेंगे तो ए कहां पे आ रहा है, पॉजिटिव मतलब राइट डायरेक्शन में आ रहा है। डू यू अग्री? अगर हम बी की जगह पे चले जाते हैं, ठीक है, हम अगर बी बॉल पे बैठ जाते हैं, बी बॉल पे जाके हम बैठ जाते हैं, तो क्या हमको ए राइट साइड में आते दिखेगा, अपनी तरफ राइट साइड में आते दिखेगा? हाँ ना, इसलिए उसका आंसर प्लस। और अगर हम ए बॉल पे जाके बैठ जाते हैं, अगर हम ए बॉल पे जाके बैठ जाते हैं और बी को देखते हैं, तो बी कहाँ आते दिखेगा, अपनी तरफ मतलब लेफ्ट में आते दिखेगा, तो इसलिए उसका आंसर माइनस आ रहा है। क्लियर है? तो फॉर्मूला और कॉमन सेंस दोनों से हमें प्लस कहाँ आएगा, माइनस कहाँ आएगा, ये बात समझनी चाहिए। चलो, अब अगला हेडिंग लिखिए। इसी चैप्टर के अंदर एक अगला छोटा सा हेडिंग लिखिए। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन स्टडी किया है, आगे लिखिए हेडिंग यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन। यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन। यूनिफॉर्म रिलेटिव का मोशन का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होगा इसलिए यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया जाता है। सिंपल इतनी डेफिनेशन लिखी। और एक फॉर्मूला इसमें लिखिए, इन वन डी मोशन, लिखिए मेरे साथ साथ लिखिए, इन वन डी मोशन, इन वन डी मोशन if relative motion is uniform, if relative motion is uniform, then VBA is equal to SBA divided by T. It's just like speed, velocity is displacement upon time. It's like velocity is displacement upon time. Okay, इस तरीके से। आगे लिखिए, ऑफन मतलब कई बार, इन वन डी मोशन वी ओमिट वेक्टर नोटेशन। ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा है, वी ओमिट वेक्टर नोटेशन, मतलब सिर्फ आई कैप डायरेक्शन में मोशन होती है तो हम आई कैप लिखते ही नहीं है बार बार, ओमिट मतलब छोड़ देते हैं, वी ओमिट द वेक्टर नोटेशन, वी ओमिट वेक्टर नोटेशन। तो हम क्या लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे वी बी ए इज इक्वल टू एस बी ए डिवाइडेड बाय टी, लिखेंगे एस बी ए डिवाइडेड बाय टी। चलो इस पे एक बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक ए बॉल है और एक बी बॉल है, ए बॉल जा रहा है राइट साइड में 25 मीटर पर सेकेंड से, और बी बॉल जा रहा है राइट साइड में 20 मीटर पर सेकेंड से। और दोनों में शुरू में डिस्टेंस है 100 मीटर। शुरू में कितना डिस्टेंस है उसमें, दोनों में 100 मीटर। फाइंड, ये 100 मीटर कब है, इनिशियल मतलब जब टाइम 0 है। फाइंड टी व्हेन ए हिट्स बी, ए हिट्स बी, ए ज्यादा स्पीड से आ रहा है ना, तो ए बी को हिट करेगा, तो फाइंड द टाइम व्हेन ए हिट्स बी।
यस, दो स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी समझ आ गया है और करेक्ट जवाब है 20 सेकेंड्स। यस, देखिए मैं समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स क्या होने वाला है इस सिचुएशन में। क्या आप सब लोगों को सॉल्यूशन में ये एक बात समझ आ रही है कि 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर एक ये बॉल जा रहा है तो एक सेकेंड बाद 25 मीटर दूर होगा ये। तो मैं आपको अगले पेज पे एक अच्छे से डायग्राम में निकाल के देता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, ज्यादा डिटेल्ड डायग्राम लेटेस्ट से। ये इनमें 100 मीटर का डिस्टेंस है ए और बी में। राइट नाउ टाइम 0 है। जब टाइम एक सेकेंड आगे आ जाएगा, जब टाइम एक सेकेंड आगे आ जाएगा तो क्या तब आप मानते हो कि ये बॉल 25 मीटर दूर चला जाएगा? ये बॉल 25 मीटर दूर चला जाएगा यहां से, क्योंकि एक सेकेंड में 25 मीटर दूर। तो दूसरा बॉल जो है वो कितना आगे जाएगा? दूसरा बॉल उतना ज्यादा आगे नहीं जाएगा, दूसरा बॉल सिर्फ 20 मीटर आगे जाएगा, सिर्फ 20 मीटर आगे जाएगा। okay? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये टोटल डिस्टेंस जो है दूसरे बॉल का, ये 120 मीटर हो गया, ये भी मानते हो? 120 मीटर हो जाएगा, ये भी मानते हो? तो क्या मुझे आप ये डिस्टेंस बताओगे कितना होगा एक सेकेंड पे? ये डिस्टेंस बताओगे एक सेकेंड पे? स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ओके? ये डिस्टेंस कितना होगा बताएंगे एक सेकेंड पे? जो क्वेश्चन मार्क में है ये डिस्टेंस बताएंगे एक सेकेंड पे क्या होगा? ग्रीन कलर वाला डिस्टेंस कितना होगा? ग्रीन कलर वाला जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी 95 मीटर्स। देखो सबसे पहले 100 मीटर्स था, ओके? अब बन गया है 95 मीटर्स। कैन यू गेस 2 सेकेंड पे क्या होगा? कैन यू गेस 2 सेकेंड पे क्या होगा? 2 सेकेंड पे पहला वाला बॉल और 25 मीटर आगे जाएगा, और 25 मीटर आगे चला गया होगा। मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट से 50 मीटर आगे चला गया होगा। लेकिन जो दूसरा बॉल है वो 20 और 20, 20 और 20 स्टार्टिंग पॉइंट से सिर्फ 40 मीटर आगे गया होगा, क्योंकि उसकी 20 की स्पीड है। तो 2 सेकेंड में 20 और 20 40 मीटर आगे जाएगा वो। ठीक है, 40 मीटर आगे जाएगा। हालांकि ओरिजिनल डिस्टेंस तो 100 मीटर था दोनों में। तो अब आप मुझे 2 सेकेंड बाद का दोनों बॉल का डिस्टेंस बता सकते हो कितना होगा? ये डिस्टेंस बता सकते हो निकाल के कितना होगा? 90 मीटर्स होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, तो क्या आपको डायरेक्टली अब बिना डायग्राम निकाले क्या आप गैस कर सकते हो कि आगे जो मैं आपको पूछूंगा कि 3 सेकेंड में उनमें क्या डिस्टेंस होगा? तो जवाब दे सकते हैं 85 मीटर। आपको समझ आ गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, ऐसा करते करते फिर आप 4 सेकेंड पे 80 मीटर्स, 4 सेकेंड पे 80 मीटर हो जाएगा उन दोनों में का डिस्टेंस। फिर 5 सेकेंड पे, 6 सेकेंड पे, 7 सेकेंड पे रिस्पेक्टिवली 5 5 5 5 5 5 5 मीटर से कम होता जाएगा। 75 मीटर, 70 मीटर, 65 मीटर, डॉट 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 ना, ऐसी चीजें चलती जाएगी, ऐसी चीजें चलती जाएगी। यहाँ से फिर 8 सेकेंड का, 9 सेकेंड का। तो अब कितने सेकेंड पे 0 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा? आप ट्राई कीजिए। आप अगर ऐसे ही कैलकुलेशंस करते जाएंगे तो आपका 18 मीटर पे, 18 सेकेंड पे एक्चुअली, एक और पहले तो 17 सेकेंड पे आपका डिस्टेंस उनका 15 मीटर आ जाएगा। आप कर लीजिए कैलकुलेशंस। 18 सेकेंड पे उनमें 10 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। 19 सेकेंड पे उनमें 5 मीटर डिस्टेंस रहेगा। और लास्टली 20 सेकेंड जब पूरा हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा, तब उनमें 0 मीटर डिस्टेंस रहेगा। जब ए और बी में डिस्टेंस 0 मीटर है, मतलब भी ए हिट्स बी ना, ए हिट्स बी ना, अब उनमें कोई डिस्टेंस ही नहीं बचा, तो ए ने आके बी को हिट कर दिया। तो इसीलिए इस मेथड से समझ आया कि आंसर इज 20 सेकेंड्स।
हाँ या ना बताइए बेटा। इस मेथड से समझ आया कि 20 सेकेंड बाद वो उसको हिट करेगा, 20 सेकेंड बाद ही हिट करेगा। ठीक है, अब इतना सारा लंबा एक एक सेकेंड का हिसाब रखते बैठने से ज्यादा आसान तरीका क्या है कि हमने रिलेटिव मोशन अभी अभी पढ़ा है, कुछ तो उसमें फॉर्मूला भी पढ़ा है, तो ध्यान से देख लेते हैं फॉर्मूला को कोई यूज कर सकते हैं क्या हम, क्या हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। देखिए, इनिशियली इनिशियली पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, इनिशियल पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है बताइए। डायग्राम में देख के बताइए, पोजीशन पूछ रहा हूं, बी कितना आगे है ए से, शुरू में इनिशियली, इनिशियली बी कितना आगे है ए से, 100 मीटर से। इनिशियल एक्स बी ए इज +100, राइट, राइट साइड के लिए हम प्लस है तो मैं +100 मीटर। अच्छा, फाइनल, फाइनल मतलब जब वो उसको हिट कर देगा, तो फाइनल एक्स बी ए कितना होना चाहिए, जब दोनों हिट कर रहे हैं तो सेम जगह पे हो गए, तो फाइनल एक्स बी ए कितना होना चाहिए बताइए। फाइनल एक्स बी ए 0 मीटर होना चाहिए, फाइनल एक्स बी ए 0 मीटर होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अब जब भी हमें इनिशियल पोजीशन पता है और फाइनल पोजीशन पता है, तो उनको सब्ट्रैक्ट करके भी हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है। तो एस बी ए का फॉर्मूला आपको समझ आ रहा है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फाइनल पोजीशन एक्स बी ए माइनस इनिशियल एक्स बी ए, ऐसे भी लिख सकता हूं। हमारा पिछले ही चैप्टर का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, बस इस बार रिलेटिव हो गया बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो फाइनल 0 है और इनिशियल 100 है, तो ये -100 मीटर आ रहा है, ये बात समझ आई। ठीक है, और वी बी ए कैसे निकालेंगे, वी बी ए कैसे निकालेंगे, वी बी ए का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा है इस चैप्टर में, वी बी माइनस वी ए कितना आएगा, देखो वी बी कितना है, वी बी कितना है, वी बी कितना है 20 है, वी बी इज 20 और वी ए है 25, तो आंसर इज दिस -5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड। अब लगा दीजिए हमारा फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला पर से टाइम निकालना रहा तो कैसे आएगा, टाइम निकालना रहा तो टाइम विल बी, टाइम विल बी व्हाट, टाइम विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो एस बी ए अपॉन वी बी ए, एस बी ए अपॉन वी बी, दैट इज -100 अपॉन -5, तो आ गया +20 सेकेंड्स, ये आ गया आंसर। तो ये मेथड का फायदा ये है कि आपको एक एक सेकंड का हिसाब नहीं रखते बैठने कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, डायरेक्ट आप इनिशियल देखिए, फाइनल देखिए और उस हिसाब से आंसर निकाल लीजिए। क्लियर है बच्चों, पहली मेथड नहीं लिखी तो भी चलेगा बोर्ड पर की, और वाली जो दूसरी मेथड है वो लिख लीजिए, पहली आपके समझने के लिए थी। यहाँ जहां जहां निगेटिव निगेटिव साइन आया, वो निगेटिव का मतलब क्या था, लेफ्ट, निगेटिव का मतलब था लेफ्ट की तरफ। इमेजिन हो रहा है आपको लेफ्ट की तरफ क्यों होगा, क्योंकि मैंने बी ए लिखा है, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इस क्वेश्चन में बी स्लो जा रहा है ए के हिसाब से, ए फास्ट आ रहा है, तो ए के आंखों से देखेंगे तो बी कहां जा रहा है, आगे आ रहा है कि पीछे आ रहा है, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट ही दिखेगा। जस्ट इमेजिन दिस, ए ज्यादा फास्ट जा रहा है, बी के पीछे पीछे दौड़ रहा है ज्यादा फास्ट, तो अगर हम ए पे जाके बैठ जाएंगे तो क्या हमें बी राइट साइड में दूर जाते दिखेगा कि हमें अपने नजदीक लेफ्ट में आते दिखेगा, लेफ्ट में आते दिखेगा, हमारे डिस्टेंस कम होता जाएगा, बी इज कमिंग क्लोजर, यस,
हम अगर ए पे जाके बैठ गए और बी हमारे नजदीक आ रहा है, बी ए के नजदीक आ रहा है, मतलब ए के हिसाब से बी लेफ्ट में आ रहा है, ए के हिसाब से बी लेफ्ट में आ रहा है, इसलिए हमें वो माइनस माइनस आंसर्स दिखे, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के आंसर्स माइनस दिखे। लास्ट स्लाइड पे क्या रह गया लिखना बेटा, किसका है? ऑफन इन 1D मोशन वी ओमिट वेक्टर नोटेशन लिखा है संस्कार, वी ओमिट वेक्टर नोटेशन। डन एवरीवन स्टूडेंट्स? चलिए, तो अगला और ज्यादा प्यारा क्वेश्चन लिखिए, इस बार 3 बॉल्स लेंगे हम। सब कुछ जो डायग्राम में दिया हुआ है वो पोजीशंस 0 टाइम की, मतलब इनिशियल टाइम की, और आपको पूछे जा रहे हैं कुछ सवाल। दो ही सवाल। फाइंड द टाइम ऑफ A crossing C and A hitting B. Find the time of A crossing C and A hitting B. दो सवाल है, दो टाइम आपको फाइंड करने हैं।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी स्टूडेंट्स ने, 5 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, 6 स्टूडेंट्स ने। वेरी गुड। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आंसर्स। चलो एकदम शॉर्ट में मैं लिख लूं, बिकॉज सबको आ रहा है तो मैं अब ज्यादा डिटेल नहीं लिखता। पिछला सवाल हमने डिटेल में लिखा, इसमें शॉर्ट में मैं टाइम को लिख दूं। टाइम को लिख दूं स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ए क्रॉसिंग सी के हिसाब से आप ए सी डिस्टेंस और वी ए सी ऐसे भी ले सकते हो। तो एस ए सी का आंसर आपका आएगा, एस ए सी का फाइनल पोजीशन उनकी 0 हो जाएगी, फाइनल पोजीशन 0 हो जाएगी। और इनिशियल पोजीशन ऑफ ए जो है विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये लेफ्ट में है 100। और वेलोसिटी रिलेटिव लेंगे तो वी ए है +10 और वी सी है -10। तो इस हिसाब से आपका ये आएगा। तो दिस आंसर यू विल गेट 5 सेकेंड्स। अब जब ये टाइम निकालने जाएंगे आप, मान लो एस ए बी अपॉन वी ए बी ऐसा करने जाएंगे, तो अब फाइनली मिलेंगे तो डिस्टेंस 0 होना चाहिए। और इनिशियली डिस्टेंस ए का -100 है मान लो। तो न्यूमरेटर में कोई तकलीफ नहीं है, बट डिनोमिनेटर में जब वी ए माइनस वी बी करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है ना। डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, डिनोमिनेटर 0 से कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, सो दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब ए बी को कभी हिट नहीं करा। अपने कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है कि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो दोनों में का डिस्टेंस बदलेगा ही नहीं। सो दे विल नेवर मीट ईच अदर। हिटिंग का तो सवाल नहीं है, वो 100 मीटर का 99 मीटर भी नहीं होगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। somebody has written stationary with respect to, बहुत अच्छे। ये जीरो स्पीड का क्या मतलब है? जीरो स्पीड का मतलब है ए एंड बी आर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। स्टेशनरी, जीरो स्पीड मतलब स्टेशनरी, मतलब एट रेस्ट। स्टेशनरी मतलब एट रेस्ट है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर मतलब रिलेटिव मोशन में। वो पहले के आंखों से देखेंगे तो दूसरा रेस्ट पे है, दूसरे के आंखों से देखेंगे तो पहला भी रेस्ट पे है, वो हिल ही नहीं रहे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हिल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों हिल ही नहीं रहे। दे आर नॉट मूविंग एट ऑल विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्लियर? कल्पेश पूछे सर, इन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी डिस्प्लेसमेंट इज -100 ना? हाँ, ए की पोजीशन -100 है, बराबर है। ए की पोजीशन -100 है, बी के रिस्पेक्ट में पोजीशन -100 है बेटा। डिस्प्लेसमेंट जो मैंने लिखा है +100 इसलिए बन गया क्योंकि ये मैंने लिखा है फाइनल। जब हिट करेंगे, मुझे हिटिंग के बारे में पूछा, तो अगर हिट होते तो फाइनल हिट होते तो दोनों में डिस्टेंस 0 होता ना। और ये मैंने लिखा है इनिशियल, तो तेरे हिसाब से -100 होना चाहिए, तो मैंने भी इनिशियल -100 ही लिखा है। लेकिन फाइनल 0 हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल के हिसाब से मेरा न्यूमरेटर +100 आया है। आई बात समझ में? हिट करते समय फाइनल जो चीज है वो 0 हो जाएगा, और इनिशियल जो है ए लेफ्ट में है इसलिए इनिशियल -100 लिखा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो +100 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे वो न्यूमरेटर का कोई काम नहीं आया, जब डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर इट्स गॉन केस, आंसर ही नहीं आ सकता, मतलब किसी टाइम पे वो हिट ही नहीं करेंगे। इजंट इट इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स? राइट? चलो, सो दिस वाज अ नाइस स्मॉल सिंपल इंट्रोडक्शन। ये टॉपिक थोड़ा जनरली टफ जाता है बहुत स्टूडेंट्स को, लेकिन मैंने मेरी पूरी कोशिश की बहुत
क्यूट सी इंट्रोडक्शन देने के लिए। सिंपल सिंपल 1D के इजी क्वेश्चन है। सो आई होप सबको समझ में आ रहा है। धीरे धीरे आगे टफ चीजों पे कल से बढ़ेंगे इसी सिचुएशन। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। आपका काम तक हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया पूरा जी, आज रिलेटिव स्टार्ट हो गया। एक दिन पूरा रिलेटिव हुआ, यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन।